गाइस, कॉर्पोचिनिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी फिक्स्ड और रेगुलर इनकम के साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो तो मजा आ जाए, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इंडियन शेयर मार्केट एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेयर मार्केट है। अगर हम हिस्ट्री के साथ चले तो इसका पहला रेफरेंस हमें 1830s को देखने को मिलता है, जहां कॉर्पोरेट शेयर्स और स्टॉक्स की ट्रेडिंग देखी गई बॉम्बे के बैंक्स और कॉटन एक्सचेंजेस में। 1850s तक कुछ बड़े बड़े शेयर ब्रोकर्स भी आपस में ट्रेड करते थे, बट मिड 1850s में 22 लोगों के एक इनफॉर्मल स्टॉक ब्रोकर के ग्रुप ने बॉम्बे के टाउन हॉल के ऑपोजिट एक बैनियन ट्री के नीचे ट्रेडिंग शुरू करी। 1860s तक आते आते ये स्टॉक ब्रोकर का जो ग्रुप था वो 60 लोगों से भी ज्यादा का हो गया, और 1875 में मिस्टर प्रेमचंद रॉयचंद जी, जो कि एक कॉटन मर्चेंट थे, उन्होंने 318 मेंबर्स के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत करी, वो भी सिर्फ ₹1 के फीस के साथ। शेयर मार्केट के प्रोग्रेस में अगला सबसे बड़ा कदम देखने को मिला हमें 1956 में, यानी कि आजादी के बाद, जब गवर्नमेंट ने सेक्रा को इंट्रोड्यूस किया। सेक्रा यानी कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सेक्रा ने बीएसई को पहला रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज घोषित किया इंडिया का। बाद में सेक्रा को 2002 में अमेंड किया गया और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन को इंक्लूड किया गया, जो कि थे डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। तो चलिए डीम्यूचुअलाइजेशन की प्रोसेस को डिटेल्स में जानते हैं। गाइस, जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, बीएसई की जो शुरुआत हुई थी वो एक म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हुई थी, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर्स थे वही ऑफिस बियरर्स भी थे, यानी कि उनके पास ऑफिस के सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता था, जिसका वो ज्यादातर मिसयूज करते थे, और कोई भी कोऑपरेटिव या फिर प्रोफेशनल अप्रोच देखने को नहीं मिलता था, जो इन्वेस्टर्स के हित में नहीं था, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, ना कि इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए, जो कि एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इसीलिए सेबी ने डायरेक्शन पास किया 12 जनवरी 2002 को, जहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस बियरर नहीं बन सकते, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर ट्रेजरर का रोल नहीं प्ले कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ताकि स्टॉक ब्रोकर्स को कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस ना मिले और वो उसका मिसयूज ना कर सके। और सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को अपने रूल्स अमेंड करने को ऑर्डर दे गए, बट कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस ने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया और रूल्स को अमेंड नहीं किया। इसीलिए सेबी ने नोटिफिकेशन पास किया 17 अप्रैल 2002 को उनके रूल्स अमेंड करते हुए। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कॉर्पोरेटाइजेशन का। आइडिया बहुत ही सिंपल था, जो स्टॉक एक्सचेंजेस म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे थे उन्हें कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ये स्टेप बहुत ही जरूरी था ताकि ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स को डाइवर्सिफाई किया जा सके और एक दूसरे से अलग किया जा सके, ताकि इन्वेस्टर्स के हित में काम हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हुए शेयर मार्केट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानते हैं। शेयर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसके नीचे आते हैं दो डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल और सीडीएसएल, और उसके नीचे आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि ब्रोकर्स। हो सकते हैं वो ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा या फिर मोतीलाल ओसवाल या फिर और भी कोई ब्रोकर्स हो सकते हैं, और उसके नीचे आते हैं आम इन्वेस्टर्स। अब जब आम इन्वेस्टर को शेयर परचेस करना चाहता है तो वो कैसे फंक्शन करता है, चलिए जानते हैं। अब मान लीजिए आपको रिलायंस के 1000 शेयर्स परचेस करने हैं, तो आप डायरेक्ट रिलायंस के हेड ऑफिस में जाके तो शेयर नहीं परचेस कर पाएंगे ना, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। रिलायंस अपने सारे शेयर्स डिपॉजिटरीज के पास होल्ड करता है और बाद में उन्हीं डिपॉजिटरीज के थ्रू अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट कर देता है। अब मान लीजिए आपने 1000 शेयर्स का ऑर्डर प्लेस किया है अपने ब्रोकर के साथ। अब आपका जो ब्रोकर है वो डिपॉजिटरी को आपका ऑर्डर फॉरवर्ड कर देगा और 1000 शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब डिपॉजिटरी ब्रोकर के थ्रू आपके अकाउंट में 1000 शेयर्स को क्रेडिट कर देगा। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है। जैसे आपके अकाउंट में 1000 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ब्रोकर के लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ जाएगा एज अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, और डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में ब्रोकर का नाम आ जाएगा एज अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, और अल्टीमेटली कंपनी के रिकॉर्ड्स में डिपॉजिटरी का नाम आ जाएगा एज अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स। ये प्रोसेस काफी जरूरी होता है स्मूथ ट्रेडिंग के लिए। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कंपनी के लिए अल्टीमेटली इंपॉसिबल हो जाएगा इन्वेस्टर्स के नाम अपडेट करते रहना हर रोज। इसीलिए वो सिर्फ डिपॉजिटरीज के ही नाम लिखती है एज अ होल्डर, और डिपॉजिटरीज लिखती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी ब्रोकर्स के नाम, और ब्रोकर्स अल्टीमेट इन्वेस्टर्स के नाम लिखती है जिन्होंने असली में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। इसीलिए अगर आपने कभी किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए तो आपको मालूम होगा कि जब भी मंथली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं वो आइदर डिपॉजिटरी या फिर आपके ब्रोकर के द्वारा भेजे जाते हैं, ना कि कंपनी के द्वारा, क्योंकि ब्रोकर और डिपॉजिटरी के पास ही आपके डिटेल्स होते हैं एज अ होल्डर ऑफ शेयर्स। इसी स्मूथ और एफिशिएंट प्रोसेस की वजह से आज इंट्राडे पॉसिबल हो पाया है इंडिया में, वो भी काफी आसानी से। और ऑर्डर प्रोसेसिंग के मामले में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसिंग स्टॉक एक्सचेंज है, जो 6 मिली सेकेंड में आपके ऑर्डर को प्रोसेस करके आपके शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में
स्टोर कर देता है, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी काफी तेज है। होप सो आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर आपको कुछ वैल्यू लगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कॉर्पोजीनियस के यूट्यूब चैनल पर।